Welcome to the platform of the employment class, a career making tool. Welcome to the platform of corporate English. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कॉर्पोरेट इंग्लिश में। ये आज हमारा डेमो क्लास रहेगा। आज हम लोग सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश और कॉर्पोरेट इंग्लिश में फ़र्क क्या है। स्पोकन इंग्लिश हम कहीं भी बोल करके निकल सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट इंग्लिश आपको सही करती है, आपको ऑफिशियली करेक्ट करती है, आपको किसी के सामने बोलचाल करने में उसको एक इम्पैक्ट करवाती है कि हाँ, जो सामने वाला बंदा वो तगड़ा है, वो जब बात करता है तो बिल्कुल सटीक बात करता है। जब आप कहीं पे मेल भेजते हैं, ऑफिशियली मेल भेजना होता है, मेल रिसीव करना होता है, लेटर लिखना होता है, तो खुद ब खुद आप इस बात को समझ जाते हैं कि कैसे करना सही है और कैसे करना गलत है। तो आज इसका डेमो क्लास है। समय बर्बाद नहीं करते हुए आइए सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश और कॉर्पोरेट इंग्लिश में क्या फ़र्क है और कॉर्पोरेट इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। जैसे आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखता होगा, आप गलती कर रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? आप गलती कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश लिखी गई है यू आर डूइंग अ मिस्टेक। ध्यान दीजिएगा, यू आर डूइंग अ मिस्टेक जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये गलत है। मिस्टेक के साथ डूइंग का प्रयोग तो स्पोकन इंग्लिश में किया जा सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट इंग्लिश के अंदर ध्यान दीजिएगा, गलती के साथ मेकिंग का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? मेकिंग का प्रयोग करते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, ये खुद एक गलती है। तो मिस्टेक के साथ क्या लगता है बताइए? मेकिंग। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि राजू गाने पर नाच रहा है। राजू गाने पर नाच रहा है। तो चलिए इसको सही करने की कोशिश करते हैं। आपने जब देखा तो इसका इंग्लिश लिखा हुआ है राजू इज़ डांसिंग ऑन अ सॉन्ग। राजू इज़ डांसिंग ऑन अ सॉन्ग। देखिए मेरे बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है ना, डांस कर रहा है, ठीक है। तो राजू खुद डांस कर रहा है ना। जब कोई एक्शन खुद से किया जाए तो वैसे एक्शन के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता। ऑन का मतलब होता ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता? ऊपर। जब हम ऑन को लिखना चाहेंगे ना बेटा, तो ऑन के लिए कोई चीज़, किसी सरफेस को टच करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्ली है और ये बिल्ली किसी टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो कैट इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि कैट इस सरफेस को छू रही है। लेकिन जब डांस कर रहा है राजू, तो वो डांस किसी गाने के सरफेस को छूता नहीं है, इसलिए डांसिंग ऑन नहीं होगा, डांसिंग टू होता है। राजू इज़ डांसिंग टू अ सॉन्ग। राजू इज़ डांसिंग टू अ सॉन्ग। तो आपने क्या सीखा कि मिस्टेक के साथ क्या लगता है भाई? मिस्टेक के साथ मेकिंग लगता है, डूइंग नहीं। और किसी भी एक्शन को जब किया जाता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग नहीं होता है। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, इतनी बातें तो आपकी समझ में आ गई। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग एग्ज़ाम, आई एम गिविंग एग्ज़ाम। यहाँ एग्ज़ाम से पहले दा होगा, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक प्रॉपर एग्ज़ाम है, वो एक ख़ास एग्ज़ाम है ना। तो किसी भी परीक्षा से पहले दा का प्रयोग होता है, ये तो कॉमन बात हो गई। आई एम गिविंग द एग्ज़ाम, तो ये सेंटेंस सही हो गया क्या? मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव होती है। लेकिन एक बात समझिएगा, अंग्रेज़ी में ऐसा प्रयोग हम लोग नहीं करते। जब हिंदी में बात करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर अगर आप इंटरव्यू के लिए बात करें, अगर आप इंटरव्यू के लिए बात करें, या आप किसी टेस्ट के लिए बात करें, या आप एग्ज़ाम के लिए बात करें, तो जब आप देते हैं, जब आप ये देते हैं तो आप टेक का प्रयोग करते हैं। हाँ भाई, उल्टा हो जाता। और जब आप लेते हैं, है ना, यानी आप एग्ज़ामिनर हैं, आप खड़े हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तब आप गिव का प्रयोग करते हैं। एक अंग्रेज़ी के अंदर इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम के लिए जो शब्द है वो गिव की जगह टेक है और टेक की जगह गिव है। ध्यान दीजिएगा। इसी पे तो फिर वहाँ पे आप फंसते हैं। आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ क्यों आए हैं, आप बोलिएगा आई एम हेयर टू गिव एन इंटरव्यू। गलत हो गया भाई, है ना, ख़त्म हो गया कहानी।
आई एम हेयर टू टेक एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू लेने आया हूँ, आप दीजिएगा इंटरव्यू, आप भैया बॉस है, आप दीजिएगा तभी तो लेंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ, है ना। मैं तो नौकरी लेने के लिए आया हूँ, मैं तो नौकरी लेने वाला हूँ। आई एम हेयर टू टेक, और आप नौकरी देने वाले हैं। यू आर हेयर टू गिव, आप बॉस है, आप दीजिएगा, आप बॉस है, आप दीजिएगा। हम तो एम्प्लॉय बनने के लिए आए हैं, हम तो लेने के लिए आए हैं, तो आप लेने के लिए आए हैं। लेकिन हिंदी के अंदर उल्टा है बेटा, हिंदी एक अलग जगह पे, अलग इन्वायरमेंट पे बना हुआ, अलग देश की भाषा है। अंग्रेजी एक अलग इन्वायरमेंट पे, अलग जगह बना हुआ, अलग देश की भाषा है। ट्रांसलेट करने के चक्कर में, स्पोकन इंग्लिश के चक्कर में कॉर्पोरेट इंग्लिश मत गड़बड़ा दीजिए, है ना। तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग द एग्ज़ाम, ना बिल्कुल गलत, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम। क्या होगा बताइए, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम। उम्मीद है कि आपको डेमो क्लास अच्छे से समझ में आता होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर मत हंसो, दूसरों पर मत हंसो, दूसरों पर मत हंसो, है ना। चलिए सीखने की प्रयास करते हैं, इसका क्या निकलेगा मतलब। जैसे हिंदी में तो हम लोगों ने कह दिया, क्या कह दिया भाई, डोंट लाफ ऑन अदर्स, इसकी अंग्रेजी कर दिया डोंट लाफ ऑन अदर्स। एक बात समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ऊपर, ऊपर के लिए लगता है ऑन, और पर के लिए लगेगा एट। जब एक्शन खुद पे होगा तो टू, डांस हम खुद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दूसरों पर हंस रहे हैं, हंस रहे खुद पे नहीं, दूसरों पर। मेरे बात को समझिएगा, तो ऊपर के लिए होता है ऑन और पर के लिए होता है एट। यहाँ दूसरों के ऊपर मत हंसो तो भी पर का प्रयोग होगा, क्योंकि ऊपर का मतलब यहाँ पे क्या होता, जो सरफेस को टच करे। और हम जब किसी के ऊपर हंसते हैं तो उसके किसी सरफेस को टच करके थोड़ी उसके सिर के ऊपर अपने मुंह को रख के हंसते हैं, है कि नहीं। दूर से ही हंस दिया आदमी, समझ पा रहे हैं ना बात को। तो जहाँ पे पर का सरफेस टच कर जाए वहाँ पे ऑन, जहाँ पे पर का सरफेस टच नहीं करे वहाँ पे एट। तो यहाँ होगा डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा म्यूज़िक कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हैं। म्यूज़िक कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हैं। ये काम आप खुद कर रहे हैं, तो भाई लिसनिंग के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी सॉन्ग के साथ भी टू लगता है, और म्यूज़िक के साथ भी टू लगता है, और डांस के साथ भी टू लगता है। ये पता होना चाहिए हर एक बच्चा को, है ना। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई एम लिसनिंग म्यूज़िक गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरा दोस्त क्या है, डॉक्टर है। ठीक है भाई, आपका दोस्त डॉक्टर है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप बता सकते हैं क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी। मेरा दोस्त डॉक्टर है तो माई फ्रेंड इज़ डॉक्टर नहीं, याद रखिएगा। किसी भी प्रोफेशन के से पहले बेटा, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, पुलिसमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, किसी भी प्रोफेशन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल है तो एन लगा देंगे, माय फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। लेकिन हिंदी में जब बात करते हैं ना तो एक नहीं बोलते हैं, मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, नहीं, मेरा दोस्त डॉक्टर है। लेकिन जब इंग्लिश में बात करेंगे ना तो डॉक्टर के पहले आर्टिकल लगेगा, माय फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, है ना, आ डांसर, एन एक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करना, इस नंबर पर फ़ोन करना, है ना, कॉल ऑन दिस नंबर। अब आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए कि इस नंबर पर फ़ोन करने का मतलब, यहाँ पे जो पर है, यहाँ पे जो पर है, ये ऑन लगाएगा या ऐट लगाएगा या टू लगाएगा, ऑन लगाएगा, ऐट लगाएगा या टू लगाएगा, बताइए। आपने जवाब दिया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं बेटा, अगर वर्ब शुरुआत में आ गया, कहाँ आ गया वर्ब, शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं। यही तो कॉर्पोरेट इंग्लिश में सीखना है हम लोगों को 3 महीना, करेक्ट इंग्लिश, है ना, करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, कॉल दिस नंबर, क्या होगा, कॉल दिस नंबर। क्यों, अगर वर्ब शुरुआत में आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए, यहाँ पे जो था ना बेटा, लिसनिंग के बाद टू इसलिए लगाए थे क्योंकि जो वर्ब है वो शुरुआत में नहीं आया था। यहाँ लाफ के बाद एट इसलिए लगाए थे क्योंकि जो वर्ब है लाफ वो शुरुआत में नहीं आया था। यहाँ पे गिविंग के बाद, सॉरी यहाँ तो टेकिंग हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे डांसिंग के बाद ऑन की जगह हम लोग टू इसलिए लगाए थे क्योंकि जो डांसिंग जो वर्ब है वो शुरुआत में नहीं आया था। लेकिन अगर एक वर्ब से ही कहानी शुरू हो जाए, कॉल करो, कॉल, कॉल वर्ब है ना, तो फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो ऑन है ये नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? कॉल दिस नंबर, है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। आपने जूते बांधो, टाई और लेसेस, बात समझ में आ रहा है ना, टाई और लेसेस डायरेक्ट, है ना। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ में तो आता है आपका बात। ठीक है भाई। उसके बाद है खुद को आईने में देखो। क्या है बताओ? खुद को आईने में देखो, क्या होगा इसका बताओ? खुद को आईने में देखो, इसका क्या होगा बताओ? देखो, लुक्ड एट यू इन द मिरर, क्या होगा बताओ? लुक्ड एट यू इन द मिरर ये होना चाहिए, या लुक्ड यू इन द मिरर, क्या होना चाहिए बताओ? लुक्ड एट यू इन द मिरर या क्या होना चाहिए? तुम बताओ। खुद को आईने में देखो। अब ये वाला जो है ना, ये वाला है ना, तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे, तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये सही है या गलत है। ये तुमको बताना है, ठीक है। ये किसको बताना है? ये तुमको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। लुक्ड के बाद एट लगेगा, या लुक्ड के बाद टू लगेगा, या लुक्ड के बाद ऑन लगेगा, या लुक्ड के बाद कुछ नहीं लगेगा, वो तुम हमको बताओगे। ध्यान दो, सीखना है ना, सीखना है ना हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। यहाँ देखो, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, यू नेवर लिसन मी। नहीं भाई, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। यहाँ पे यहाँ पे लिसन आ गया ना। एक सेकंड, कहाँ गया बेटा? यहाँ देखो, ये लिसन है ना, जहाँ पे तुमको लेज़र दिख रहा है, ये लिसन है ना। इस लिसन के बाद यहाँ पे टू लगेगा। लिसन के बाद क्या लगता है बोलो? टू। यू नेवर लिसन टू मी, ठीक है। सुनने के लिए क्या लगेगा बताओ? टू मी। यू नेवर लिसन टू मी, यू नेवर लिसन मी गलत हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, ये वाला हो गया ना, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, यू नेवर लिसन टू मी। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, क्या लगेगा? डोंट लुक, डोंट लुक मी। नहीं, मुझे मत देखो, यानी किसी पर मत हंसो, किसी पर नज़र मत डालो। इस तरह का अगर शब्द आ गया ना बेटा, तो वर्ब के बाद एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं वर्ब के बाद? एट का। डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, ठीक है, डोंट लुक एट मी, ठीक है। मैं उससे मिला, आई मेट टू हिम। अब मेरे बात को समझना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। देखो, मेट का मतलब होता है मिलना, मिला। मेट विथ का मतलब होता है अचानक मिल जाना, ठीक है, अचानक मिला। इसको ज़्यादातर सेंटेंस में एक्सीडेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब मेट का मतलब होता है मिला, तो अगर मेट आ गया ना तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। आई मेट हिम, आई मेट हिम, ठीक है। यहाँ देखो, मैं रांची में जन्म लिया हूँ। कहाँ जन्म लिया हूँ? मैं रांची में जन्म लिया हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे बात को समझो। हिंदी में जब हम लोग बात करते तो हूँ लगता है, तो हूँ का इंग्लिश तो एम होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में जब हम लोग बॉर्न के लिए बात करते हैं ना बेटा, तो आप जन्म 20 साल 25 साल पहले ले चुके हैं, यानी आपका जन्म लेना जो कहानी है वो पास्ट हो चुका। तो कभी भी जन्म के साथ एम नहीं लगता या इज़ नहीं लगता, क्या लगता? वॉज। आई वॉज बॉर्न इन रांची, मैं रांची में जन्म लिया हूँ, आई वॉज बॉर्न इन रांची। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी तो बात आपकी समझ में आती ही है। जब वो आएगी मैं उससे बात करूँगा, जब वो आएगी मैं उससे बात करूँगा। अब मेरे बात को समझोगे। इंग्लिश है, गागेगी के साथ विल लगता है। स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाता है ना, पढ़ाता है ना कि गागेगी अगर रहेगा तो विल लगेगा। तो यहाँ पर भी गी है तो विल लग गया, गागेगी है तो विल लग गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना,
जब कंडीशनल हो यानी सेंटेंस में अगर व्हेन हो तो वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। तो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा यानी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। जब सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है तो उसका वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहता है। सर सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आए। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, कैन, कुड ये सब नहीं होगा। तो अगर सेंटेंस में व्हेन आ गया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बेटा। तो व्हेन शी कम, क्योंकि यहाँ पे शी है, थर्ड पर्सन है, तो कम के जगह कम्स लिखना पड़ेगा ना, है ना। ही के साथ, शी के साथ, ही प्लेज, शी प्लेज, आई प्ले, लेकिन ही शी के साथ तो एस लगता है वर्ब ना। व्हेन शी कम्स आई विल टॉक हर, जब वो आएगी मैं उससे बात करूँगा। तो याद रखना, मैं उससे बात करूँगा गागेगी के लिए तो विल लगा, यहाँ भी लगता, लेकिन व्हेन क्या बोलता है बेटा कि मेरे बाद जब भी वर्ब आएगा सिंपल आएगा। सिंपल का मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो व्हेन शी कम्स आई विल टॉक हर। ठीक है, समझ में आया क्या? मेरा घर पार्क के पास है, मेरा घर कहाँ पर है? पार्क के पास है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में कहा गया माई होम इज़ नियर टू पार्क, लेकिन ये गलत है। कोई चीज़ अगर आपके नियर का मतलब होता है पास में होना। जैसे आदमी आदमी के पास है, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम दूर हो मगर मेरे पास हो, है ना, तो वहाँ पर जो यहाँ पे नियर कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नियर कहा जाएगा। लेकिन कोई फिजिकल बॉडी को अगर पास में कहा जा रहा है ना, आपका घर एक फिजिकल बॉडी है, पार्क एक फिजिकल बॉडी है, तो वहाँ नियर का प्रयोग नहीं होता, वहाँ क्लोज का प्रयोग होता। जब आप एड्रेस को बताते हैं ना कि मेरा घर, मेरा मकान या ये बिल्डिंग या वो बिल्डिंग इसके पास है, तो नियर का प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग होता क्लोज, है ना। किसका प्रयोग होता? क्लोज का प्रयोग होता। क्लोज का याद रखिएगा, कभी भी फिजिकल बॉडी को निकट दर्शाने के लिए नियर का प्रयोग नहीं करते हैं। माई होम इज़ क्लोज टू पार्क। अब एक बात याद रखिएगा, पार्क के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। ये हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे कि कब आर्टिकल दा लगता है, कब आर्टिकल दा नहीं लगता है। ये आगे के क्लास में सीखेंगे कि कब आर्टिकल दा लगता है, कब आर्टिकल दा नहीं लगता है, आगे के क्लास में। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश और कॉर्पोरेट इंग्लिश के डिफरेंस में। ये एक डेमो क्लास है ना, आगे क्लास में सीखेंगे कब दा लगेगा, कब दा नहीं लगेगा। माई होम इज़ क्लोज टू पार्क। ठीक है, मुझ पर एक एहसान कर दो, गिव मी अ फेवर। बहुत लोग बोलता है गिव मी अ फेवर, एहसान की इंग्लिश तो फेवर होती है, लेकिन मुझ पर एक एहसान कर दो गिव मी अ फेवर नहीं होता। क्या होता है? डू मी अ फेवर। क्या होता है बताइए? डू मी अ फेवर। मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर। हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, है ना। इसका क्या होगा बताइए? हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, चलिए समझाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस आ गया, फॉर या सिंस आ गया, तो जो यहाँ पे वर्ब बनता है ना, ये वर्ब बनता है ना बेटा, इससे पहले आर ए एम इसका प्रयोग नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बल्कि ये परफेक्ट में आ जाता। इसके साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता। क्या होता? हैव बीन। कब हैव बीन का प्रयोग होता बेटा? जब यहाँ पे सेंटेंस में टाइमिंग से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग हो जाए तो हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होता, हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होता। क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा, है ना। तो वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, वी आर लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स गलत हो जाएगा। यही सारी चीज़ें तो कॉर्पोरेट इंग्लिश में हम आपको सिखाएंगे, सही इंग्लिश बोलने का तरीका। ठीक है, सुबह 7 बज रहा है। कितना बज रहा है? सुबह 7 बज रहा है। इट इज़ 7 AM मॉर्निंग। देखिए मेरे बात को समझिए, AM खुद बताता है कि सुबह है, PM खुद बताता है कि सुबह है, तो अलग से मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इट इज़ 7 AM बोलिए, पता चल जाएगा कि सुबह 7 बज रहा है। क्योंकि AM का मतलब ही होता है एंटी मेरिडियन, यानी 12 बजे से पहले, और PM का मतलब दोपहर 12 बजे के बाद, है ना। तो AM तो खुद बता देता है कि सुबह है, तो इसके साथ मॉर्निंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बहुत मज़ा आया होगा चीज़ें समझने में। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बैच को और मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, सही इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए कॉर्पोरेट इंग्लिश बैच को, है ना।
स्किल लाइए, इम्प्लॉयड हो जाइए। बी स्किल्ड, बी एम्प्लॉयड। स्किल पैदा हो जाएगा, सही बोलने लगिएगा, मेल करने आ जाएगा, इंटरव्यू में बात करने का तरीका आ जाएगा, समझ कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, नौकरी हो जाती है। पहले बैच के लिए 2500 रुपये इसका फीस है, सिर्फ 2500 रुपया। आपको पेमेंट करने में एक बार में दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं कि सर हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। आपको जैसे सुविधा होगा वैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक टैग लाइन है, वो ये है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी बदलते हैं, है ना। आगे अब बढ़ना होगा कॉरपोरेट सेक्टर के लिए और ज़िंदगी बदलना होगा। कब तक इस लाइफ में रहिएगा, एक चांस तो लेना बनता है ना। ऐसा ऐसा पैसा कितना बर्बाद करते हो, पैसा बर्बाद करते हो। एक कोर्स कर लो जिससे स्किल डेवलपमेंट हो जाए और आगे बढ़ जाओ, ज़िंदगी बदल लो। तब तक के लिए थैंक यू।